ईयर 2047 इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस के 100 साल कंप्लीट कर चुका होगा। उस वक्त इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक बन चुका होगा, सबसे पावरफुल मिलिट्रीज में से एक बन चुका होगा और शायद ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर प्लेयर भी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। आज भी दुनिया भर के एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप ये मानता है कि इंडिया कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा। और उनके पास सिर्फ ओपिनियन नहीं है, उनके पास आर्गुमेंट भी है। मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर कैपिटल इनकम। उनका कहना है कि ये सिर्फ चैलेंजेस नहीं है, बल्कि ऐसे बैरियर्स हैं जो इंडिया को परमानेंटली लिमिट कर सकते हैं। और ऑनेस्टली हिस्ट्री में ऐसे कई देश रहे हैं जो अपने राइज के बहुत करीब पहुंच के भी सुपर पावर नहीं बन पाए। तो सवाल ये है, क्या इंडिया भी उनमें से एक बनेगा, या फिर हम एक ऐसी कंट्री को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो अपने राइज के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में एंटर कर चुका है। और जब मैंने इस टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे समझ में आई कि ये डिबेट सिर्फ इंटरनेट के कमेंट्स तक लिमिट नहीं है। कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ स्ट्रेटेजिक थिंकर्स और कुछ ग्लोबल एनालिस्ट भी मानते हैं कि दुनिया इंडिया पे बहुत बड़ी बेट लगा। लेकिन क्या इंडिया उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर पाएगा? क्या इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में इनफ प्रोग्रेस कर पाएगा? क्या इंडिया इनोवेशन की रेस में ग्लोबल लीडर्स को कैच कर पाएगा? क्या इंडिया अपनी डेमोग्राफिक्स एडवांटेज को इकोनॉमिक एडवांटेज में कन्वर्ट कर पाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इंडिया उन मिस्टेक्स से बच पाएगा जिन्होंने हिस्ट्री में कई राइजिंग पावर्स को स्लो कर दिया? यहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या इंडिया के सामने बैरियर्स हैं, या ये वही हर्डल्स हैं जिन्हें पार करके सुपर पावर आगे बढ़ता है? आज भी हम ओपिनियन नहीं देंगे, आज भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं अनुज बत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट चैनल। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, आखिर इस डिबेट से क्या फर्क पड़ता है? अगर इंडिया सुपर पावर बने या ना बने, एक आम इंडियन को इससे क्या लेना देना? तो जवाब है, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि सुपर पावर का स्टेटस सिर्फ प्रेस्टीज का सवाल नहीं होता, ये जॉब्स का सवाल होता है, ये टेक्नोलॉजी लीडरशिप का सवाल होता है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल होता है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का भी सवाल होता है। जो कंट्रीज टेक्नोलॉजी क्रिएट करती हैं वही रूल भी लिखती हैं। जो कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करती है वही सप्लाई चेन को भी कंट्रोल करती है। जो कंट्रीज इनोवेशन लीड करती हैं वही फ्यूचर इंडस्ट्रीज को भी डिफाइन करती हैं। इसलिए इंडिया सुपर पावर बनेगा या नहीं, ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चन भी है। सबसे पहले एक बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब लोग बोलते हैं कि इंडिया सुपर पावर बनेगा, तो उनका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? क्या सुपर पावर का मतलब सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ होता है? अगर ऐसा है तो सोवियत यूनियन भी सुपर पावर था, लेकिन वो कोलैप्स हो गया। क्या सुपर पावर का मतलब सिर्फ इकोनॉमी होता है? अगर ऐसा है तो जर्मनी और जापान को भी सुपर पावर होना चाहिए, लेकिन जनरली उन्हें सुपर पावर नहीं कहा जाता। रियलिटी में हिस्ट्री ने एक डिफरेंट पिक्चर दिखाई है। एक सुपर पावर के पास नॉर्मली चार चीजें होनी चाहिए: इकोनॉमी पावर, टेक्नोलॉजिकल पावर, मिलिट्री पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। यहां सिर्फ जीडीपी इनफ नहीं होती, सिर्फ आर्मी इनफ नहीं होती, सिर्फ पॉपुलेशन भी इनफ नहीं होती। इन सब का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होता है, और इस वजह से अमेरिका को एक सुपर पावर कहा जाता है।
और इसी वजह से कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन को भी सुपर पावर कहा गया था। और इसी वजह से आज चाइना को अमेरिका का प्राइमरी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर माना जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन का पहला कंक्लूजन ये है कि सुपर पावर बनना सिर्फ साइज का गेम नहीं होता, कैपेबिलिटी का गेम होता है। और अब सवाल ये है, क्या इंडिया को सुपर पावर बनना चाहिए? ये सवाल शायद अजीब है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में सक्सेसफुल कंट्रीज सिर्फ सुपर पावर नहीं होती। स्विट्जरलैंड सुपर पावर नहीं है, सिंगापुर सुपर पावर नहीं है, और नॉर्वे भी सुपर पावर नहीं है। लेकिन इन कंट्रीज के सिटीजन दुनिया के सबसे प्रॉस्पेरियस लोगों में काउंट होते हैं। तो क्या इंडिया का गोल सिर्फ सुपर पावर बनना होना चाहिए, या अपने सिटीजन्स को ज्यादा प्रॉस्पेरियस बनाना? सपोर्टर्स कहेंगे कि दोनों पॉसिबल है। क्रिटिक्स कहेंगे कि सुपर पावर स्टेटस के पीछे भागने से पहले बेसिक डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन इंडिया का केस थोड़ा अलग है, क्योंकि इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, 1.4 बिलियन लोगों से ज्यादा का देश है। एक ऐसी इकोनॉमी है जो ग्लोबल सप्लाई चेन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। एक ऐसी मार्केट है जो दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। एक ऐसी ज्योग्राफी एडवांटेज रखती है जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इंडिया के लिए सवाल शायद ये नहीं है कि सुपर पावर बनना चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है कि अगर इंडिया के पास सुपर पावर बनने का पोटेंशियल और कैपेबिलिटी है, तो क्या वो इस कैपेबिलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएगा? अगर हम ऑनेस्टली देखें तो इंडिया को वीक कंट्री बोलना फैक्चुअल नहीं होगा। आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखता है। इंडिया न्यूक्लियर वेपन रखता है। इंडिया सक्सेसफुली स्पेस मिशंस को एग्जीक्यूट करता है। इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी को भी होस्ट कर चुका है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की सबसे रैपिडली ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में एक है। और ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ओशन के पास इंडिया की पोजीशन नेचुरली स्ट्रेटेजिक है। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, सबके बीच। और अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें तो बॉलीवुड, योगा, इंडियन डायस्पोरा, डेमोक्रेसी और इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स, ये सब इंडिया को यूनिक इन्फ्लुएंस देते हैं। तो एविडेंस यही सजेस्ट करते हैं कि इंडिया वीक नहीं है, बल्कि इंडिया एक मेजर पावर है। लेकिन मेजर पावर और सुपर पावर एक ही चीज नहीं होती। और यहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडिया के सामने कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल बैरियर हैं जो उसकी ग्रोथ को लिमिट कर सकते हैं। अब तक हमने इंडिया की स्ट्रेंथ देखी, अब देखते हैं क्रिटिक्स के स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट। और इस चैप्टर का एक सिंपल रूल, हम इंडिया को डिफेंड नहीं करेंगे, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स को एग्जामिन करेंगे। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग। चाइना की राइस को देखिए, फैक्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, सप्लाई चेन। मैन्युफैक्चरिंग चाइना की ग्रोथ स्टोरी की बैकबोन बनी, और यही पॉइंट क्रिटिक्स सबसे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। उनका आर्गुमेंट सिंपल है। हिस्ट्री में लगभग हर मेजर इकोनॉमिक पावर ने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फेज देखा है। अमेरिका ने देखा, जर्मनी ने देखा, जापान ने देखा, और चाइना ने भी देखा। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बनाती, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाती है। सप्लायर्स, इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, एक्सपोर्ट्स, और मिलियंस ऑफ प्रोडक्टिव जॉब्स। क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर इंडिया को ट्रूली डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, तो सर्विसेज के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग स्केल को भी ड्रामेटिकली इंक्रीज करना होगा, क्योंकि 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स कंपटीशन में प्रोडक्शन कैपेसिटी खुद एक स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुकी है। आर्गुमेंट नंबर 2, इनोवेशन। आज दुनिया की मोस्ट पावरफुल इकोनॉमीज टेक्नोलॉजी लीडरशिप रखती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल, एरोस्पेस। क्रिटिक्स कहते हैं कि इंडिया टैलेंट तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन
वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली कम ओरिजिनेट करता है। आर्ग्यूमेंट नंबर 3, पर कैपिटल इनकम, जीडीपी बड़ी होनी और सिटीजन्स का रिच होना, ये दो अलग बातें हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि एवरेज प्रोडक्टिविटी और इनकम लेवल सुपर पावर स्टेटस के लिए क्रिटिकल होते हैं। आर्ग्यूमेंट नंबर 4, एजुकेशन, सिर्फ ग्रेजुएट प्रोड्यूस करना इनफ नहीं है। रिसर्च कैपेसिटी, साइंटिफिक आउटपुट, एडवांस स्किल, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्ग्यूमेंट नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, लॉजिस्टिक। इंडिया ने प्रोग्रेस की है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि गैप अभी भी एग्जिस्ट करता है। और अगर आप नोटिस करें तो ये आर्ग्यूमेंट्स इमोशनल नहीं है, ये कंप्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स, और इसी वजह से इन्हें सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेशन एक इंटरेस्टिंग टर्न लेती है, क्योंकि अगर इंडिया के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो दुनिया की लीडिंग कंपनीज इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों इन्वेस्ट कर रही है? ग्लोबल पावर्स इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्यों डीपन कर रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हिस्ट्री में किसी सक्सेसफुल सुपर पावर ने राइज से पहले ऐसे चैलेंजेस फेस किए? और फिर इंडिया के सपोर्टर्स कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो शायद क्रिटिक्स मिस कर रहे हैं। और अब हम कहानी को दूसरे एंगल से देखते हैं। अब तक के एविडेंसेस के बेस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया के सामने जो चैलेंजेस हैं वो टेम्परेरी बैरियर हैं या परमानेंट रोड ब्लॉक्स? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, टेम्परेरी बैरियर या परमानेंट रोड ब्लॉक। और अगले पार्ट में हम इस कहानी की दूसरी साइड देखेंगे, हिस्ट्री का वर्डिक्ट, इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस यूएस का स्कोर कार्ड, और 2047 तक इंडिया के 3 पॉसिबल फ्यूचर्स। जय हिंद दोस्तों।